तो हेडिंग डालो आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने बोला था अभी, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने सारे टॉपिक डन कर लिए, केवल उसमें अपना न्यूमेरिकल पोर्शन बचा और पीवाईक्यू बचा है। ठीक है, न्यूमेरिकल आज मैंने करा दिए थे। ठीक है, और भी न्यूमेरिकल करने हैं और पीवाईक्यू में बहुत सारे करने हैं उसके। तो जैसे हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने बात की थी कि उसमें मॉलिक्यूलर स्पीशीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, उसमें मॉलिक्यूलर की बात करते हैं हम लोग। जब मॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है तो वहाँ पे केमिकल इक्विलिब्रियम की बात होती है। जब आयनिक इक्विलिब्रियम की बात होती है तो वहाँ पे हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, इन विच आयनिक कंपाउंड्स आर इन्वॉल्व। अब इसमें बेसिक चीजें बताया था, थोड़ा सा तुम लोगों को पता होना चाहिए। लाइक सब्सटेंस हमारे पास दो टाइप के होंगे, एक है इलेक्ट्रोलाइट्स और एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में तुम लोग जानते हो और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी जानते हो। द सब्सटेंस विच डिसोशिएटेड इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जो सब्सटेंस जिनको अगर हम पानी में डालेंगे, सॉल्वेंट में डालेंगे, तो अगर वो डिसोशिएट होते हैं, अगर वो आयंस प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, यानी कि अगर हम बोले कि जैसे हमारे पास NaCl है, नमक को पानी में डालो तो क्या होगा, नमक पानी में घुलेगा, साथ साथ में वो क्या होगा, आयनाइज भी होगा। ठीक है, याद रखना, जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो पानी में घुलते भी है और साथ साथ में वो क्या होते हैं, आपके आयनाइज भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स बेसिकली ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते, जो डिसोशिएट नहीं हो सकते एक्वस सॉल्यूशन में। यानी कि जो आयंस प्रोड्यूस ना करे, वो केवल डिजोल्व हो सकते हैं पानी में, सॉल्युबल हो सकते हैं, बट वो आयनाइज नहीं हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो इसमें बोलते हैं हम लोग पोलर कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व। ठीक है, जैसे HCl है, HCl तो आपका क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है इसके बीच में, H और Cl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है। यानी कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्योंकि पोलर को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि ये कंपाउंड पोलर है, नॉन पोलर है, तो वहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, इन दैट केस हम बोलेंगे वो पोलर है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर जीरो या बहुत कम है, इन दैट केस हम क्या बोलेंगे कि वो नॉन पोलर होगा। तो यहाँ पे पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। ये HCl जब इसको पानी में ऐड करेंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, और आयनिक का मतलब जैसे NaCl ले लिया हमने, नमक को ले लिया हमने, पानी में डाल दिया, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं वो आयनिक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या होता है, ओनली नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व। इसमें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट। इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्री आयंस इन एक्वा सोल्यूशन। यानी कि गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। अगर पानी में डालोगे तो क्या होगा, आयंस प्रोड्यूस करेंगे, आयंस प्रोड्यूस करने के कारण ही ये इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से, करंट इसके अंदर से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। इसलिए कहते हैं इसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज नॉन इट इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये नॉन कंडक्टर क्यों है, क्योंकि इसमें आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, और आयंस प्रोड्यूस नहीं होंगे इसका मतलब कि भाई उस केस में हम बोल सकते हैं करंट इसके अंदर से पास नहीं हो सकता। ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ आयनेशन के बारे में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम लोग लास्ट क्लास में जैसे मैंने पढ़ाया था, इसमें हम डिग्री ऑफ आयनेशन वर्ड यूज करते हैं मेनली। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं होती है। यानी कि जैसे NaCl है, NaCl को पानी में डालोगे तो 100% टूटेगा पानी में, पानी में 100% जाएगा, मतलब घुलेगा, घुलेगा और साथ में आयनाइज होगा 100%। यानी कि इसकी अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 100%, यानी कि 1 होगी। यानी कि अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, HCl, NaOH इसके एग्जाम्पल से। ठीक है, बट अगर हम बात करें कि हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो हम जानते हैं ऑलरेडी, यूरिया, ग्लूकोज, सुक्रोज, है ना, फ्रक्टोज, इथाइलिन ग्लाइकोल, ये बेसिकली है क्या, इनकी जो अल्फा की वैल्यू होती है इक्वल्स टू जीरो होती है। ठीक है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, ये पानी में डिजोल्व हो सकते हैं, घुल सकते हैं, बट ये आयंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इनका मतलब हम बोल सकते हैं आयनाइजेशन नहीं कर सकते पानी में। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूँ फिर। सारे पॉइंट्स तो तुम लोग को आते ही है, इसमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं मुझे इसमें खास, बस रिमाइंड करवाना है तुम लोगों को सारी चीज़ें। ठीक है,
लाइक हमारे पास नेक्स्ट है ऑन द बेस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयनाइजेशन बोल सकते हैं, मेनली हम आयनाइजेशन वर्ड यूज करते हैं वैसे तो, ठीक है। यहाँ पे इसको अल्फा बोलेंगे। जैसे इसको हमने डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को हम लोग अल्फा को हम लोग दो फॉर्म में इसको मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स को दो फॉर्म में हम लोग क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेस ऑफ डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। एक होगा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होगा आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विच कैन कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू देयर आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि 100% पानी में जाके घुल सकते मतलब टूट सकते हैं, ठीक है। ये आयंस 100% आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं पूरे, यानी कि जितना तुमने NaCl लिया तो पूरा का पूरा NaCl जो है Na+ और Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि रिएक्शन पूरा का पूरा आगे की तरफ जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि एक डायरेक्शन में अगर रिएक्शन चल रहा है यानी कि समझ जाना कि ये स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अपना, ठीक है। और वीक इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली विच कैन पार्शियली डिसोशिएट इनटू देयर आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। पार्शियली डिसोशिएट कर सकते हैं मतलब कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ एक्सटेंट तक वो आयंस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बट कंप्लीट आयंस प्रोड्यूस करें ये गलत हो जाएगा फिर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि 100% हो सकता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी बट लेस देन 1 होगी, हमेशा याद रखना। ग्रेटर देन तो 0 होगी बट लेस देन क्या होगी 1, यानी कि अल्फा की वैल्यू मान लो 1% हो गया, ठीक है, 1% डिसोशिएट हो गया आयनाइज हो गया, या 2% 10% है ना 15% आयनाइज हो गया, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में होगा। अब जैसे मैंने कहा था कि जब हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक लाइक NaCl है, NaCl को पानी में डालोगे तो कंप्लीट टूटेगा, पूरी तरह से टूटेगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा फिर, यानी कि पूरा का पूरा जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है पूरा का पूरा आयंस के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाएगा, कटायन और अनायन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो एट टाइम 0 कॉन्सेंट्रेशन C था। अब जैसे हमने ये तो 0, ये तो आयंस प्रोड्यूस नहीं हुए, जैसे हमने इसको पानी में डाला तो ये पूरा का पूरा जो इसका कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 हो गया, यानी कि पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, आपका कटायन और अनायन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बट अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में ऐसा होता है कि भाई रिएक्शन आगे तो जा ही रहा है बट साथ साथ में रिएक्शन पीछे भी जाएगा, ठीक है, रिएक्शन पीछे भी जा सकता है, यानी कि रिवर्सेबल है, आगे गया तो पीछे भी जाएगा, ठीक है। अब बताओ भाई, मान लो हमारे पास क्या है, एसिटिक एसिड है CaCO2 है, इसको पानी में डालो तो ये क्या करेगा, CaCO- प्रोड्यूस करेगा साथ में H+, ठीक है। बट जैसे ही ये CaCO- प्रोड्यूस हुआ एसिड आयन, ठीक है, तो ये H+ के साथ फिर से जुड़ना चाहेगा, और जो जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा, आगे जा रहा तो पीछे भी जाएगा, ठीक है। इस केस में नेक्स्ट अगर हम बात करें C है तो C में से कुछ अमाउंट कम हुआ X, और यहाँ पे X बना A+ और B-X बना, और यहाँ पे X को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे तुम लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि अल्फा इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ मोल्स टेकन अपॉन सॉरी नंबर ऑफ मोल डिसोशिएटेड या आयनाइज्ड। अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें नंबर ऑफ मोल्स आयनाइज्ड, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ठीक है। अब इसको मैंने क्या लेट किया था बताओ, ये X है और इसको मैंने A लेट किया था। अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म में लिखूँ तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म का मतलब ये होता है कि यहाँ पे A अपॉन क्या लिख सकता हूँ मैं, वॉल्यूम, यानी कि मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी कॉन्सेंट्रेशन आ गया C, ठीक है। तो इसको C मान लो अभी। तो अगर मैं X की वैल्यू देखूँ तो X किसके बराबर हो जाएगा, C अल्फा के बराबर, ठीक है। तो X इक्वल्स टू C अल्फा, इसको हम आगे देखेंगे। तो C में से C अल्फा गया तो C अल्फा बना, यहाँ पे C अल्फा बना सिंस, ठीक है, X इक्वल्स टू C अल्फा। अब इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, लाइक हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। देखो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं बेसिकली वो एसिड भी हो सकते हैं, बेस भी हो सकते हैं और सॉल्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स याद रखना, ABS याद रखना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, ये सब आपके आते हैं इसमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं ये सारे कैसे, तुम लोग जानते हो ऑलरेडी सबको, ठीक है। तो इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं इसमें कुछ खास, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वीक एसिड, वीक बेस, सम टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स जिसको हम स्टडी करेंगे आगे जाके, ठीक है। तो इसमें वीक एसिड, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट इसमें नहीं इतना खास, क्योंकि हम पूरे टॉपिक में ये पढ़ने वाले रिवर्सिबल रिएक्शन वाले इक्विलिब्रियम स्टेट वाले को स्टडी करेंगे हम, वीक को ही स्टडी करना है सबसे ज़्यादा हमें। तो जैसे हमारे पास है कार्बनिक एसिड H2CO3 है, HCN है, हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, यहाँ पे अमोनियम और हाइड्रोक्साइड है, जिंक और हाइड्रोक्साइड है, देखो AgCl हो गया, Ag2Cl2 हो गया, मरकस क्लोराइड, यहाँ पे लेड सल्फेट,
बेरियम सल्फेट, ठीक है ना, सिल्वर क्लोराइड, ये सब हमारे पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। आगे जाके जितने भी सॉल्ट है इनको हम स्टडी करेंगे वहाँ पे, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट में स्टडी करेंगे हम लोग वहाँ पे इसको, ठीक है। बाकी हम लोग ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ भी पढ़ने वाले, तो वहाँ पे हम एसिड बेस दोनों स्टडी करेंगे प्रॉपर तरीके से। चलो, तो क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? ये बात की बात है, अभी हम लोग इसमें ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए हमें, मतलब ज़्यादा टेंशन मत लो, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी मैंने जैसे अल्फा की वैल्यू बताई थी, एक्स अपॉन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स जो आयंस है, ठीक है, जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, अपॉन डिसोशिएट हो रहे हैं वो, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख रहा है इस बार में इसको, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में। जैसे हमने ए लिया था, अब इसको सी लेके चल रहे हैं हम, तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा, बस ये है। जैसे ए अल्फा ले रहे थे आप, सी अल्फा ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट एसिड बेस थ्योरी, न्यू हेडिंग है एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी में सबसे पहले जो टॉपिक आता है आपका वो है आर्रीनियस कॉन्सेप्ट। आर्रीनियस एसिड बेस थ्योरी की हम स्टडी करेंगे इसको हम लोग डिटेल में। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, बट इसमें एक दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, वही वही हम स्टडी करेंगे इसको अच्छे अच्छे से एक बार। आर्रीनियस एसिड बेस थ्योरी में हम बात कर रहे हैं एसिड की। एसिड का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस फ्री H प्लस आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसका मतलब डेफिनेशन बहुत सिंपल है, मतलब जो सब्सटेंस H प्लस आयन दे सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं आर्रीनियस एसिड, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लाइक हमारे पास HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ठीक है, CH3COH हो गया, इनको पानी में ऐड करोगे तो उस केस में क्या होगा, ये H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या है, आर्रीनियस एसिड, ठीक है। आप मैं तुम लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे डिटेल में, देखो यहाँ पे। According to this theory, any substance which produce H plus ion in aqueous solution is called acid, and which produces OH minus ion in aqueous solution is called base, ठीक है। अगर हम बात करें फॉर एसिड, हमारे पास होते हैं, एक होता है हमारे पास मोनोबेसिक, है ना, एक मोनोबेसिक होता है हमारे पास। मोनोबेसिक का मतलब जिसमें से एक ही H प्लस आयन निकलता हो और उसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 1, ठीक है। हमारे पास ऐसा एसिड होगा जो H प्लस एक H प्लस देता हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी बेसिसिटी को हम क्या बोलेंगे, 1। टेंडेंसी टू प्रोड्यूस ओनली 1 H प्लस आयन, जैसे हमारे पास है HCl, HNO3, HClO4, ये इसके एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे HCl है, ये जो टूटेगा तो H प्लस Cl माइनस फॉर्म, Cl माइनस देगा, यहाँ पे एक H प्लस आयन प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे देखो HNO3 है, H प्लस और NO3 माइनस, ठीक है। HClO4 पर क्लोरिक एसिड बोलते हैं इसको हम, H प्लस और ClO4 माइनस, ये प्रोड्यूस करेंगे। और इस सब में देखोगे तो H प्लस एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी बेसिसिटी होगी 1। अगर हम बात करें डायबेसिक, डायबेसिक में 2 H प्लस आयन प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि बेसिसिटी 2 हो गई। H2SO4 को पानी में डालोगे तो ये 2 H प्लस और आपका SO4 2 माइनस देगा, यानी इसकी बेसिसिटी होगी 2। और अगर हम बात करें ट्राइबेसिक की, तो इसमें H प्लस आयन्स अगर 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसका मतलब इसकी बेसिसिटी होगी 3। और इसका एग्जाम्पल है H3PO4। H3PO4 को जब हम पानी में डालेंगे तो इसमें 3 H प्लस आयन प्रोड्यूस होंगे और यहाँ पे फॉस्फेट आयन बाहर निकलेगा, PO4 3 माइनस, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बताऊं, तुम लोग को मैंने शायद तुम लोग को पता भी है, तुम लोग को मैंने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ा रखा है ये सब, ठीक है, जहाँ पे हमने एन फैक्टर को स्टडी किया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से आर्सेनियस एसिड में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, बाकी इतने खास इंपॉर्टेंट कुछ नहीं इसमें। बस इसमें इतना ध्यान रखना है इस कॉन्सेप्ट में, इस थ्योरी में, कि इसमें एक्वस सोल्यूशन इन्वॉल्व है, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट को लेना जरूरी है, ठीक है। सॉल्वेंट में लेके ही हम पता कर सकते हैं कितने H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो,
H3O4 है, सॉरी यहाँ पे H3PO2 है, H3PO3 और H3PO4 है। तो सबके माइंड में ये चलता होगा कि अगर वो स्टार्टिंग में अगर उन्होंने कभी नहीं पढ़ा है, अगर उनको बेसिक ऊपर से बता दिया जाए कि जहाँ पे H दिख रहा है वहाँ पे उतने H+ आयन प्रोड्यूस कर देने, तो उनके माइंड में भी रहेगा कि अगर आप 3 हाइड्रोजन है 3 H+ आयन देंगे। तो हमारे माइंड में ये चल रहा होगा कि भाई यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यानी कि ये 3 H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि 3 H+ आयन ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा, यानी कि इन तीनों की बेसिटी 3 हो गई। जबकि जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी बेसिटी 3 नहीं होती है, इसकी बेसिटी 3 नहीं होती है, इसकी होती है, ठीक है। इसकी बेसिटी कितनी होती है 1, इसकी बेसिटी होती 2 और इसकी होती 3, यानी कि ये एक H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ये 2 और ये 3, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, तुम लोग को ऑक्सो एसिड्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। तो जैसे मैंने बताया था, एक तो हमारे पास ऑक्सो एसिड में मतलब फॉस्फोरस का अगर कोई ऑक्सो एसिड है तो उसमें P डबल बॉन्ड O होगा एक, और एक हमारे पास होगा POH, मतलब दोनों चीज रहेगी, ठीक है। अगर हमारे पास एक ही टाइप का मतलब एक तरह से एक ही कंपाउंड में एक फॉस्फोरस प्रेजेंट हो, तो एक फॉस्फोरस के पास एक P डबल बॉन्ड O आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करते हैं कितने हाइड्रोजन हमारे पास, यहाँ पे बताओ 3 है ना, तीनों को जमा दो, ठीक है। उससे पहले एक और चीज कि भाई यहाँ पे P डबल बॉन्ड O कंपल्सरी लगा देना, एक P डबल बॉन्ड O, यानी कि एक ऑक्सीजन जो है फॉस्फोरस का डबल बॉन्ड बनाएगा। रिमेनिंग कितने, एक ही ऑक्सीजन बचा अब, यानी कि कितने हाइड्रोजन है हमारे पास, 3 है। तो जहाँ पे अगर हमारे पास रिमेनिंग ऑक्सीजन है उसको H के साथ जोड़ दो बस, ठीक है। तो एक OH हो गया, रिमेनिंग 2 हाइड्रोजन है वो यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे फॉस्फोरस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग देख पा रहे हो, तो यहाँ पे तो OH जो ग्रुप है वो एक ही यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आयनाइजेबल आयन। ये जो POH होता है ना, इसको मैंने लिखा हुआ है देखो, ये एसिड है, इसको हम बोलते हैं क्या, आयोनाइजेबल H+ आयन, आयनाइजेबल H+ आयन, ठीक है। और जब तुम लोग देखते हो ना कि यहाँ पे जैसे हमारे पास H3PO2 है, जिसको पानी में डाला तो हमने देखा कि यहाँ पे H+ एक बन रहा है और बाकी H2PO2- बना है ये, ठीक है। इसमें से मतलब एक ही H+ प्रोड्यूस हो रहा है। इससे ये पता लग गया कि भाई जो हमारे पास आयनाइजेबल H+ आयन है वो ये है, ठीक है। तो ये वाला, इसमें से H+ निकलेगा, क्योंकि देखो फॉस्फोरस है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो होगा क्या भाई, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन पे डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जैसे पानी में डालेंगे तो बॉन्ड इसके ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन अपने तरफ बॉन्ड खींच लेगा और ये H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है ये। बट यहाँ पे फॉस्फोरस से डायरेक्टली कौन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है। अगर तुम देखोगे इन दोनों में खास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम है, बट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसके कारण H निकलना आसान है, बट इसमें से H निकलना आसान नहीं है, मतलब इम्पॉसिबल मान लो। तो इसका हम इसको बोल सकते हैं आयनाइजेबल H+ आयन। तो इसमें बेसिटी कितनी होगी इसकी 1। अगर हम बात करें H3PO3 में, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड हुए, कितने ऑक्सीजन बचे 2, और दो हाइड्रोजन के साथ OH लगा दो, मतलब 2 हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन लगा दो, तो यहाँ पे OH 2 आ गए, ठीक है। तो इसकी बेसिटी कितनी होगी 2, यानी कि 2 आयनाइजेबल H+ आयन है हमारे पास, यानी कि बेसिटी 2 है। और यहाँ पे हमारे पास है H3PO4 है, यानी कि एक ऑक्सीजन आ गया, रिमेनिंग 3 ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन के साथ जोड़ दो, OH आ गए 3, यानी कि ये हो गया आयनाइजेबल H+ आयन, कितने इसके 3 हो गए, यानी इसकी बेसिटी 3 हो गई, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बस इसमें। क्लियर है सबको। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। देखो आरएनएस बेस तो बहुत सिंपल है, ये शुरू होते ही खत्म है। दो सब्सटेंस विच प्रोड्यूस फ्री OH- आयन इन एक्वा सोल्यूशन, ठीक है। जो अगर OH- आयन देगा जो सब्सटेंस सोल्यूशन के अंदर, उसको हम बोलते हैं आरएनएस बेस। तो इसका एग्जांपल क्या है, NaOH, KOH, ठीक है, CSOH सीजियम हाइड्रोक्साइड है,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ट्राईऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे पास ये बेस होते हैं। ठीक है, अब तुम लोग से क्वेश्चन है, इसका आंसर देना। गैशियस हाइड्रोजन क्लोराइड इज वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गैशियस मतलब कि भाई HCl है, ठीक है, इसको किसी मीडियम में डाला नहीं है, मतलब वाटर में डाला नहीं है, तो एज इट इज पड़ा हुआ है। तो भाई एज इट इज पड़ा हुआ है तो उस केस में तो H+ और Cl- के फॉर्म में टूट नहीं सकता, मतलब प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब गुड बैड कंडक्टर हो गया, मतलब वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम बात करें, बट अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इन वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इज अ गुड कंडक्टर, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट। बताओ इसमें रीजन बताओ, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसमें। अगर हम बात करें कि HCl को हमने पानी में डाला, एक्वा सोल्यूशन बन गया, तो उसमें H+ आयन और Cl- आयन बन सकता है। ठीक है, H+ आयन और Cl- आयन। ठीक है, और इसको बोला गया गुड कंडक्टर है, यानी कि इसमें से करंट पास हो सकता है। इसका रीजन क्या है, जल्दी बताओ। वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, ये रीजन नहीं हो सकता, ये इनवैलिड रीजन है। हाइड्रोजन क्लोराइड आयनाइज इन वाटर, आयनाइजेस इन वाटर, यानी कि ये ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड जो है पानी में आयनाइज हो रहा है, इसलिए वो आयंस प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, यानी कि हम बोलेंगे इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। बाकी सब गलत है ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग डालो सब लोग, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्रूशियल टॉपिक है अपने लिए। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी। ठीक है, ये वाली हेडिंग है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं या एसिड बेस थ्योरी बोल सकते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस थ्योरी में सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसका मतलब है क्या। ठीक है, according to this concept, दो substance which have tendency to donate the proton H+ ion। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी टेंडेंसी होती है प्रोटॉन H+ आयन डोनेट करने की। ठीक है, देखो लिखा है द सब्सटेंस विच हैज टेंडेंसी टू डोनेट H+ आयन, और इसको हम बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड एसिड। और ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब द सब्सटेंस विच हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H+ आयन। ठीक है, यानी कि सिंपल सा मतलब ब्रॉन्स्टेड एसिड का मतलब H+ आयन डोनर, और ब्रॉन्स्टेड बेस का मतलब होता है H+ आयन एक्सेप्टर। ठीक है, ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, H+ आयन एक्सेप्टर, यानी कि हम बोल सकते हैं बेस जो है आपका इलेक्ट्रॉन रिच है, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा तब जाके तो इलेक्ट्रॉन ये H+ आयन को अपने तरफ खींच सकता है, यानी कि हम बोल सकते हैं H+ आयन एक्सेप्टर। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक ठीक है, HCl है, HCl को हम लोग पानी में ऐड कर रहे हैं, तो होगा क्या, जब HCl को पानी में ऐड करेंगे तो इस केस में क्या देगा, Cl- आयन, और यहाँ पे क्या बनेगा आपका H3O+। ठीक है, तो होता क्या है कि जो HCl आपका वो क्या आपका एसिड है। ठीक है, ये एसिड हो गया, तो वाटर को क्या बोलेंगे, ये एज अ बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि HCl को जब पानी में डालोगे तो वाटर क्या करेगा, अपनी तरफ H+ खींच लेगा। ठीक है, यानी कि जो वाटर एज अ बेस की तरह काम कर रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं, हम उसको बोल सकते हैं कि ये आपका H+ आयन एक्सेप्टर है और ये H+ आयन डोनर है। ठीक है, अब देखो सब लोग, यहाँ पे जब HCl में से एक H+ निकला, H2 ने ले लिया, तो H2 किस में कन्वर्ट होगा, देखो H3O+। और HCl ने अपना एक H+ आयन लूज कर दिया, तो HCl किस में चेंज हो गया, Cl- आयन के फॉर्म में। तो इसका अनायन बन गया और इसका क्या बन गया, कटायन बन गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अमोनिया है और हमारे पास वाटर है। अमोनिया बेसिकली क्या होता है, बेसिक होता है, ये बेस होता है, मेनली बेस होता है, क्योंकि इसके लोन पेयर होते हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे कंडीशन आगे। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे वाटर है H2, इसको अगर मैं एसिड बोल रहा हूँ तो ये अपना H+ आयन किसको देगा, अमोनिया को देगा। तो अमोनिया क्या करेगा, खुशी खुशी H+ आयन एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि ये हो गया बेस। अगर वाटर में से अगर H+ आयन अमोनिया की तरफ जा रहा है और अमोनिया उस H+ आयन का वेलकम कर रहा है, यानी कि अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है H+ आयन, यानी कि इस हो गया बेस, और ये हो गया आपका H2 क्या हो गया आपका एसिड। ठीक है, तो अमोनिया जब H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, मतलब एक्सेप्ट करेगा, तो किस में चेंज होगा,
अमोनियम आयन में चेंज होगा, यानी कि NH4+ में। ठीक है, तो इसमें H प्लस ऐड कर दोगे तो NH4+ हो जाएगा, और H2 में से एक हाइड्रोजन कम हुआ तो उस केस में क्या बनेगा, OH-। ठीक है, तो देखो ऐसे समझो, ये प्लस था ये माइनस है, तो इसमें से एक H+ कम हुआ तो माइनस हो गया एक। ठीक है, अगर इसमें से एक H+ कम हुआ है तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज आएगा, एक हाइड्रोजन लेस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं नेक्स्ट। HCl था और ये H2O आपका बेस है। ठीक है, तो बताओ HCl से बनने वाला जो हमारे पास अनायन होता है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। HCl तो एक एसिड होता है, इस HCl से बनने वाला जो उसका अनायन होगा उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। और H2O जो बेस था, ठीक है, इससे बनने वाला जो आपका हाइड्रोनियम आयन जिसको H3O+ बोलते हैं, जिसको कटायन बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। अब मुझे बताओ HCl और Cl- में कितने H+ का डिफरेंस आ रहा है, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है ना। यानी कि ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये होता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब क्या होता है, विच डिफर्स ओनली बाय 1H+ आयन। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का मतलब जो जिसमें एक H+ आयन का डिफरेंस हो। देखो HCl और Cl- में कितने H का डिफरेंस आ रहा है, H+ का एक। H2 और HCO+ में कितने H+ का डिफरेंस आ रहा है, एक। यानी कि ये हो गया आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, और ध्यान रखना कि जब भी हम बात करते हैं एसिड से बनने वाला जो अनायन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड से बनने वाला जो करस्पॉन्डिंग अनायन है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। और H2O से, मैंने H2 बोला था HCl बोला था इसको मैंने इसको HCl बोला था या H2 बोला था अभी। चलो जो भी है, HCl से बनने वाला जो करस्पॉन्डिंग अनायन है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और H2O से बनने वाला जो करस्पॉन्डिंग आपका कटायन है, अच्छा HCl ही बोला था मैंने, ठीक है, H2O से बनने वाला जो करस्पॉन्डिंग कटायन है उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड याद रखना। और इसको ऐसे याद रखने के लिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई कॉन्जुगेट बेस, ठीक है, बेस का ऑपोजिट क्या है, एसिड, ऐसे याद रख लेना। कॉन्जुगेट एसिड का ऑपोजिट क्या है आपका, बेस। और यहीं पे देख लो, अगर ये बेस है, NaCl अगर एक बेस है, तो भाई अब बताओ ये H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो ये कॉन्जुगेट एसिड में चेंज हो गया। देखो बेस का कॉन्जुगेट एसिड हो गया, और एसिड का कॉन्जुगेट क्या होता है, बेस होता है। ये याद रखना हमेशा। ठीक है, चलो इसको लिख के नोट डाउन करो सब लोग फर्स्ट, फिर आगे बढ़ते हैं।
मैं फिर से रिपीट करता हूँ। माइक ऑफ कर दिया मैंने। देखो देखो, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। तुम लोगों को बताना है कि इनमें से बताना है कौन सा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ठीक है, इनमें से तीनों में से कौन सा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। चलो बताओ। HCl और Cl माइनस क्या एक दूसरे के कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? ये तुम्हें आंसर देना है। थोड़ा जल्दी से रिप्लाई करोगे ना, सही रहेगा। HCl और Cl माइनस को देखो, एक कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है, एक दूसरे के साथ होंगे। तो उसको टिक कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट वन बताओ। HCOH और HCO माइनस, ये भी होंगे क्योंकि एक H प्लस आयन का डिफरेंस आ रहा है। ये वाला बताओ, थर्ड वाला। इसमें बताओ। ये वाला तो नहीं होगा, ये वाला तो नहीं है। देखो कितना हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, 3 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका बताओ। ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन का डिफरेंस है। इसमें बताओ, फिफ्थ वाले में पॉसिबल है या नहीं। इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। ये बताओ सिक्स्थ वाला। 7th वाला बताओ। पॉसिबल है, एक हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, चलो इसको लिख के नोट डाउन करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर और डिटेल में पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट, शॉर्ट ट्रिक देखो, शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, एसिड से बनने वाला जो आपका अनायन होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, और बेस से बनने वाला जो कटायन होता है उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, इसमें एक तरीका याद रखो, एसिड से कॉन्जुगेट बेस कब बनाते हैं, जब इसमें से एक H प्लस आयन क्या होगा, कम। और बेस से कॉन्जुगेट एसिड कब बनेगा, जब हम लोग इसमें एक H प्लस आयन ऐड करेंगे। तो बेस के साथ अगर एक H प्लस आयन ऐड करोगे तो कॉन्जुगेट एसिड, और एसिड में से एक H प्लस आयन कम करोगे इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो एसिड माइनस H प्लस साथ में रखना है एसिड, और बेस प्लस H प्लस साथ में रखो, तब जाके तुम लोग सॉल्व कर पाओगे बड़े आराम से। पहले इस तरीके से समझते हैं। राइट कॉन्जुगेट एसिड ऑफ गिवन बेस। ठीक है, बताओ। लाइक हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस है, अगर वो H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है तो किस में चेंज होगा, कॉन्जुगेट एसिड में। ठीक है, चलो बताओ। अगर मैं इसमें एक H प्लस आयन एक्सेप्ट करा दूं इसको, तो इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा।
अमोनियम आयन बनेगा, है ना। यानी कि एक्चुअली में क्या होता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर इसकी टेंडेंसी होती है लोन पेयर देने की आसानी से। तो लोन पेयर आसानी से क्या करेगा, H+ को खींच लेगा अपनी तरफ और इसको किस में चेंज करेगा, NH4+ में। तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। इसका बना लो, इसका कॉन्जुगेट एसिड बताओ क्या होगा। ये बन जाएगा H3O+। OH- में एक H+ आयन ऐड कर दो तो क्या होगा, H2O, है ना। सबको सही में आ रहा है ना। ये जो एक पॉजिटिव चार्ज है, जब ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ेगा तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज होगा। एक माइनस एक प्लस एक दूसरे को खत्म करेंगे और न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा। इसमें बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, H2SO4, है ना। नेक्स्ट इसमें एक H+ ऐड करो तो ये क्या बनेगा, HSO4। एक माइनस कम, मतलब दो में से एक माइनस कम हो गया, एक नेगेटिव, ठीक है। इसमें बताओ एक H+ एक्सेप्ट कराओ तो क्या बनेगा, HCO3-। एक H+ ऐड करो इसमें, HS-। एक H+ ऐड करो इसमें, H2PO4-। और इसमें एक H+ ऐड करो तो ये बन जाएगा आपका HCl4। इसमें एक H+ ऐड करो तो ये क्या बन जाएगा, H3PO4। नोट डाउन करो फास्ट सब लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास हमें क्या करना, अभी क्वेश्चन बोला है राइट कॉन्जुगेट बेस ऑफ गिवन एसिड। हमें एसिड गिवन है, उसमें से कॉन्जुगेट बेस बनाना है। तो हम एक H- आयन कम करेंगे, ठीक है। एक H+ कम करो। इसमें से अगर एक H+ कम करोगे तो बताओ, देखो अगर एक प्लस यहाँ से निकलेगा, एक H+ यहाँ से निकालोगे तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो NH3 में से एक H+ कम कर दो तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, ये NH2- हो जाएगा। इसमें इसमें से एक H+ कम कर दो तो ये क्या बन जाएगा, NH3, है ना। इसमें से एक H+ निकाल दिया, इसका मतलब यहाँ पे NH3 हो जाएगा। इसमें से एक H+ कम किया हमने तो इसमें एक नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। इसमें एक H+ कम करो, बताओ, HSO4-। यानी कि कॉन्जुगेट बेस में हम लोग बेसिकली क्या देख रहे हैं, अनाइन, अनाइन बन देख रहे हैं। और इसमें न्यूट्रल फॉर्म भी बनेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। इसमें बताओ H2SO4, इसमें H2CO3। एक मिनट गड़बड़ हो गई क्या, मैं इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहा था गलती से। ये हो जाएगा SO4-। इसमें से एक H+ कम करो तो ये बन जाएगा CO3-। अब इसमें से एक हाइड्रोजन कम करो H+, तो ये क्या हो जाएगा, H2PO4-।
माइनस, इसमें से एक H प्लस कम करो तो ये क्या बन जाएगा, H2 माइनस, और इसमें से एक H प्लस कम करो तो ये क्या बन जाएगा आपका, HCO3 माइनस। ये ठीक है, एक और करो जरा, ये वाला करना जरा। इसमें से एक H प्लस कम करो, ये बन जाएगा H2O। इसमें से एक H प्लस कम करो, इसमें से बन जाएगा O2 माइनस, इस तरह से। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिस में ला रहे हैं, ये बस प्रैक्टिस करा रहा हूँ तुम लोगों को मैं। इसको लिख के ढंग करो फास्ट। अब यहाँ से एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, देखो। आइडेंटिफाई कॉन्जुगेट एसिड एंड कॉन्जुगेट बेस ऑफ गिवन कंपाउंड। ठीक है, तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। और तुम लोगों को ये कंपाउंड को मैंने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, इस कंपाउंड को ऐसे, और तुम्हें कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, जल्दी से निकालो। अगर कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस नहीं बन रहा है तो इन दैट केस वहाँ पे डैश कर देना है, ऐसे नील कर देना है, तो डैश करके स्टार्ट करो सब लोग फास्ट, और 2 मिनट में करो इसको सॉल्व। इस कंपाउंड को कॉन्जुगेट बेस और इस कंपाउंड का कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, जल्दी निकालो। चलो हो गया। अब कॉन्जुगेट बेस बनाना है हमें। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हम एक हाइड्रोजन को यहाँ से कम करेंगे,
है ना। जब यहाँ से हम लोग एक H प्लस आयन को कम करेंगे तो कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे क्या बनेगा, H2O। इसमें एक H प्लस आयन ऐड कर सकते हैं क्या, बताओ, क्या इसमें H प्लस आयन ऐड कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल। ये कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट बेस बन सकता है बट कॉन्जुगेट एसिड नहीं बन सकता, H4O प्लस नहीं बनता, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ से एक H प्लस कम करो तो ये हो जाएगा SO4 2 माइनस, इसमें एक H प्लस बढ़ा दो तो ये बन जाएगा H2SO4। ये पॉसिबल हो पा रहा है, देखो यहाँ से एक H प्लस कम करो HCO3 माइनस, बट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ये HCCO3 नहीं बन सकता, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट, NH2 माइनस है तो ये बन जाएगा NH3, सॉरी आई एम सॉरी, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो NH2 माइनस हो जाएगा ये, इसमें एक H प्लस ऐड कर दो NH3, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दो HPO4 2 माइनस, इसमें एक बढ़ा दो H3PO4, इसमें एक H प्लस कम करो PO4 3 माइनस, इसमें ऐड कर दो H2PO4 माइनस, इसमें से कम कर दो H2 माइनस और इसमें बढ़ा दो H2S, इसमें से कम कर दो Cl माइनस, बट यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, ये गलत है। H2O, इसमें एक H प्लस कम कर दो OH माइनस, इसमें एक H प्लस बढ़ा दो H3O प्लस, इसमें एक H प्लस कम करो NH2 माइनस और इसमें एक H प्लस बढ़ाओ NH4 प्लस। देख लो मैच कर रहा है सभी का आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना सब लोग, जो जो सब्सटेंस, जो कंपाउंड एसिड और बेस दोनों की तरह काम कर सकते हैं, मतलब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस दोनों की तरह काम कर रहा है, उसको हम बोलते क्या है, उसको हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, ठीक है। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का मतलब विच कैन डोनेट एज वेल एज एक्सेप्ट H प्लस आयन, जो H प्लस आयन दे भी सकते हैं और H प्लस आयन एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीशीज, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक भी बोल सकते हैं हम, एम्फोटेरिक या एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक आ गया मतलब प्रोटिक का मतलब H प्लस होता है, ठीक है, या एम्फोटेरिक बोल सकते हैं। यानी कि यहाँ पे अगर तुमसे पूछा गया इनमें से बताओ कौन सा आपका एम्फीप्रोटिक या एम्फोटेरिक है, तो वो ये है, हम बोल सकते हैं H3O HSO4 माइनस एक एम्फीप्रोटिक है, ये है एम्फीप्रोटिक, ये है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है, ये वाला। चलो इसको लिख के नोट डाउन करो फास्ट। चलो नेक्स्ट, इसमें नोट डाउन, नोट वाली पॉइंट नोट डाउन करना एक, एन एसिड बेस, एन एसिड बेस कंपाउंड, सॉरी, एन एसिड बेस रिएक्शन प्रोसीड
in the direction where weak acid or weak base formed। ठीक है, यानी कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा एसिड बेस में जहां पे वीक एसिड या वीक बेस फॉर्म हो रहे हो। ठीक है, लाइक हमारे पास एग्जांपल है HCl और हमारे पास है Cn-। ठीक है, ये HCl हो गया और ये हो गया Cl-। अब जैसे हम जानते हैं कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, बट हमें Cn- के बारे में नहीं पता कि ये स्ट्रॉन्ग है वीक है। ये स्ट्रॉन्ग है वीक है ये हमें नहीं पता, तो इसके लिए एक फंडा लिख लो। जो हमारे पास वीक एसिड होते हैं, या पहले स्ट्रॉन्ग से शुरू करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला स्ट्रॉन्ग एसिड से बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो वीक होता है, वीक कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाला जो आपका कॉन्जुगेट एसिड होता है वो वीक होता है। वीक एसिड से बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। और वीक बेस से बनने वाला जो आपका एसिड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अब जैसे HCN है, पहले मैं HCN को लिखता हूँ। HCN को पानी में डाला तो ये H+ आयन और Cn- आयन बनाएगा। ठीक है, सपोज मानते हैं HCN वीक एसिड होता है, बहुत वीक एसिड होता है। इससे बनने वाला जो अनायन है यानी कि Cn-, ये स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस ये होता है। ठीक है, अगर ये वीक एसिड है, इससे बनने वाला इसका जो करस्पॉन्डिंग जो अनायन है वो क्या होगा, आपका स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो, तुम लोग देख पा रहे हो ये Cn- है, यही Cn- यहाँ पे दिख रहा है तुम लोगों को। तो बताओ, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम मानते ही, Cn- को हम क्या मानेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, अब होगा क्या, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलकर क्या करेंगे, एसिड बेस रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो Cn- क्या करेगा, H+ को अपने तरफ खींच लेगा, ये अपने तरफ H+ को खींच लेगा, यानी H+ किसकी तरफ जाएगा, Cn- की तरफ। और देखो Cn- किस में चेंज हो रहा है, HCN में चेंज हो रहा है, यानी कि ये बन रहा है वीक एसिड। ठीक है, जो HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड था, अब वो क्या बनेगा आपका, वीक बेस, वीक बेस। आप बताओ, ये रिएक्शन में वीक एसिड है और इस वीक बेस है, इन दैट केस ये दोनों आपस में तो जुड़ेंगे नहीं, है ना, और जुड़ेंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। बट एक पर्सन के लिए मानते हैं अगर ये आपस में जुड़ भी जाए, तो अगर रिएक्शन में अगर यहाँ पे HCl और Cn- अगर आयंस प्रोड्यूस करते हैं, मतलब Cn- आयन और HCl अगर फिर से बन जाता है, तो होगा क्या, विद इन अ सेकेंड ये क्या होगा, फिर से Cn- तुरंत इसको इससे H+ खींच लेगा और रिएक्शन कहा जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्शन जो है एक ही डायरेक्शन में ही जाएगा। क्लियर हो गया सबको।
ठीक है, तो ये हो गया अपना डन। आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट आलो सलो हेडिंग, इसमें कुछ बच तो नहीं गया, सब कुछ हमने कवर कर लिया लगभग। ठीक है, ये सब मैंने तुम लोगों को बता दिया फंडे। बाकी सॉल्वेंट है तो इनको रीड आउट भी कर लो, कोई ज़्यादा खास नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं इतना, इतना ज़्यादा अपने को नॉलेज की ज़रूरत नहीं है एग्जाम के लिए। एक बस मैंने तुम लोगों को जो बताया, एम्फीप्रोटिक बताया, एम्फोटेरिक बताया, ये इंपॉर्टेंट था अपने लिए एग्जाम के लिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते ही हो, ए प्रोटिक सॉल्वेंट दे नाइदर डोनेट और नॉर एक्सेप्ट एज प्रोटॉन, मतलब ना तो H+ दे सकते हैं ना तो H+ ले सकते हैं। एम्फी प्रोटिक का सॉरी ए प्रोटिक का मतलब ये होता है, प्रोटिक का मतलब होता है जो H+ साइन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है प्रोटोजेनिक लिखा है यहाँ पे, या एसिडिक सॉल्वेंट लिखा है, इसको लिख सकते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग लुईस एसिड की। हेडिंग डालो सब लोग, लुईस एसिड बेस्ड थ्योरी, लुईस एसिड बेस्ड थ्योरी, जिसको हम लुईस हम लोग कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके बारे में तुम लोग फैमिलियर ऑलरेडी, काफ़ी टाइम तुम लोग देखते हो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है। ठीक है, लुईस एसिड का मतलब, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दो स्पीशीज विच हैव सेल्फ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हमारे पास लुईस एसिड होता है, लुईस एसिड बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है पहली बात तो। लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज। ठीक है, यानी कि जो लुईस एसिड होता है एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पुअर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, तो ये अपनी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, ये सामने वाले से क्या करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या हो सकता है लुईस एसिड में, एक न्यूट्रल फॉर्म जिसमें इनकम्प्लीट ऑक्टेट की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, या तो पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलेगा, लाइक H+ हो गया, Ag+ हो गया, ठीक है, Cu2+ हो गया, Cl+ हो गया, ये। ठीक है, ये सब बेसिकली क्या, ये सब बेसिकली आपके हैं लुईस एसिड। एक होता है वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल के बारे में तुम लोगों को केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं, कि फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये बेसिकली थर्ड पीरियड में आते हैं। और थर्ड पीरियड है इसका मतलब इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, एक्स्ट्रा ऑर्बिटल होता है। यानी कि जैसे तुम लोगों ने देखा होगा PCl5 जब Cl- से जुड़ेगा तो क्या बना लेगा, PCl6। यानी कि हमने जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, सॉरी हमने वहाँ पे VSC पेयर थ्योरी जब पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने इनका स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री सब पढ़ा था प्रॉपर तरीके से। और हम जानते हैं कि PCl6- एग्जिस्ट करता है, यानी कि PCl5 Cl- एक्सेप्ट करेगा और PCl6- में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि PCl5 में फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल मतलब खाली जगह होती है, एक रूम होता है जहाँ पे Cl- एकोमोडेट हो सकता है, यानी कि इसके डी ऑर्बिटल में जाके जमा हो सकता है, वहाँ पे ऐड हो सकता है। तो Cl- इसके साथ जुड़ सकता है और क्या बना सकता है, PCl6-, क्योंकि फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। सेम गोज टू सल्फर, सल्फर भी यही करता है, SF4 है, ये दो फ्लोरीन आयंस को एक्सेप्ट करेगा और चेंज होगा SF6 में, ये हो गया, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। मतलब अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये सल्फर जो है इसको वेलकम करेगा, यानी कि ये अपना लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, सल्फर को करेगा, और लोन पेयर कौन एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे, सल्फर। ठीक है, तो सल्फर जब लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इसका मतलब लुईस एसिड हो गया। ठीक है, तो ये PCl3 के साथ भी ऐसे ही होगा सेम, है ना, इस तरह से। सबको क्लियर हो गया पॉइंट। तो यहाँ पे याद रखो H+, Ag+, Cu2+, Cl+, ये सब होते हैं आपके लुईस एसिड। और यहाँ पे न्यूट्रल वाले में जैसे BCl3 हो गया, ZnCl2, AlCl3, जैसे एग्जाम्पल लो,
बोरॉन के पास 3 बॉन्ड है, 3 Cl के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? अभी 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका मतलब क्या है कि सामने वाले से इलेक्ट्रॉन लेगा ही लोन पेयर के फॉर्म में, यानी कि इसको अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो सामने वाले से क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, यानी कि हम बोल सकते हैं ये लुईस एसिड है। ठीक है, ये तुम लोग ने एग्जाम्पल देखा है, जैसे हमारे पास NH3 है, इसके लोन पेयर है, और यहाँ पे हमारे पास BF3 है। ठीक है, अब बोरॉन के पास तो वैकेंट पी ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, अब बताओ नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको देगा? बोरॉन को देगा। तो बोरॉन जब नाइट्रोजन से लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, इसको बोलते हैं लुईस एसिड, यानी कि लोन पेयर एक्सेप्टर। और नाइट्रोजन अपना जब लोन पेयर देगा, तो नाइट्रोजन को हम बोलेंगे लुईस बेस, लोन पेयर डोनर। तो ये आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट भी तुम लोग केमिकल बॉन्ड में पढ़ा चुका हूँ मैं यहाँ पे डिटेल में। ठीक है, बस तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है इन चीज़ों में, रटना तो नहीं है, बस यहाँ पे तुम लोगों को पता होना चाहिए सेंट्रल एटम के बारे में। जिंक हो गया, जिंक क्लोराइड, इसकी ये भी आपका लुईस एसिड होता है। अब इसके अलावा और भी होते हैं, वो बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, एलिमेंट हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। मतलब हमारे पास ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उनको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। वो है ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, इनको चाहिए होते 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा, जिससे कि अपना ऑक्टेट पूरा कर सके। ठीक है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट के बारे में बता ही चुका हूँ। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट BF3, BBr3, AlCl3। ठीक है, BOH3, ये बोरिक एसिड है, तुम लोगों को बोरिक एसिड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। ठीक है, ZnCl2। कुछ याद आ रहा है सबको बोरिक एसिड के बारे में? तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है तुम लोगों को ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट कटाइन की बात करें, H+, Ag+, Cu2+, Cl+, H+, एक और बार आ गया। ठीक है, यहाँ पे I+, Br+ भी लिख सकते हो ये। ठीक है, नेक्स्ट वैकेंट डी ऑर्बिटल बता दिया, SF4, PCl3, PCl5, SnCl2, IF5। जितने भी थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है वो उनकी बात हो रही है। ठीक है, लाइक तुम लोग को जैसे मैं बोलूँ, जैसे हमारे पास है SF6 है, SF4 है। ठीक है, तो सल्फर के जैसे ऊपर कौन होता है? आपका ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन तो भाई SF4 तो नहीं बना सकता, क्योंकि इसे वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा और फ्लोरीन को एफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। बट सल्फर जो है फ्लोरीन के साथ 4 बॉन्ड बना पा रहा है ना, यानी कि इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, मैं एक्चुअली उसकी बात कर रहा था, SF6, SF4 नहीं, वो गलत हो गया, SF6 नहीं, SF4 नहीं होगा, SF6 होगा, OF6, सॉरी, OF6। SF6 एग्जिस्ट करता है, बट OF6 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका एक ही कारण है कि हम बोल सकते हैं इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, और इसका वैकेंट डी ऑर्बिटल है। नेक्स्ट, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। देखो ये भी बेसिकली क्या होते हैं? आपके लुईस एसिड होते हैं। जैसे CO2 की बात करते हैं ये। ठीक है, मान लो यहाँ पे कोई एक हमारे पास एक अनायन है। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं Nu-। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बताओ ये पूरा का पूरा बॉन्ड टूट के कहाँ गया? ऑक्सीजन की तरफ, यानी कि यहाँ पे कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, मतलब पूरा बॉन्ड खींच लिया ना इसने, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, और कंपाउंड क्या बना लेगा? C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे O-, और यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल, इस तरह से। क्लियर हो गया सबको? तो हम इस तरह से बोल सकते हैं लुईस एसिड होता है, और जो लुईस एसिड होते हैं बेसिकली वो क्या होता है? आपके इलेक्ट्रोफाइल्स, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, अब एक और चीज देखो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें थोड़े से नोट वाली बात कर रहा हूँ मैं। अमोनियम आयन H3O+, PH4+,
एक्सेट्रा आर नॉट लुईस एसिड। ये लुईस एसिड नहीं होते। ये लुईस एसिड क्यों नहीं होते? क्योंकि इनका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है। देखो, अमोनियम आयन की बात करें तो भाई हमारे पास ऑलरेडी 4 बॉन्डेड है नाइट्रोजन, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और हमें लाइक देख के लग रहा है अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत मेनली हम क्यों देखते हैं? जब हम पॉजिटिव चार्ज को देखते हैं हमें लगता है कि ऑक्टेट पूरा नहीं है। तो नाइट्रोजन के पास तुम देखोगे ऑलरेडी चार चार बॉन्ड है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इसके ऑलरेडी पूरे हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। और जबकि अगर देखा जाए इसने खुद किसी और की हेल्प की है ऑलरेडी। देखो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर जो है H+ को डोनेट करेगा अपना, और इसको अपने तरफ खींच लेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, और क्या बना लेगा? अमोनियम आयन। तो ये लुईस एसिड नहीं हो सकता। HCO+ भी ऐसे ही कर सकता है, इसके साथ भी ऐसी है, ऑक्सीजन है, ठीक है। ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज भले ही है, क्योंकि देखो जैसे मैंने बताया तुम लोगों को ऑलरेडी, जब हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था, ये H+ है, ऑक्सीजन अपने लोन पे इसको देगा H+ को, और बताओ ये क्या बन जाएगा? H3O+। और इसमें देखो, दोनों देखोगे इसमें एक्स्ट्रा ऑलरेडी एक लोन पेयर है, इसका ऑक्टेट पूरा है, तो ये नहीं हो सकता। फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का एक ही केस है जी, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, Na+, Mg2+, ठीक है, Al3+। भले तुम लोग को देख के लग रहा है पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट एक्चुअल में देखोगे तुम इनका ऑक्टेट पूरा है, इनका ऑक्टेट ऑलरेडी पूरा है। इनके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 2,8, इनका ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। लुईस बेस ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंट्रोवर्शियल कुछ चीज़ है नहीं, है ना, मतलब कोई एक्सेप्शन टाइप कुछ नहीं है। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के लिए हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें लुईस बेस की, दो स्पीशीज विच सेल्फ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट सॉरी क्या लिखा है, सेल्फ टेंडेंसी डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनकी टेंडेंसी लोन पे डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, जिसको हम बोलते हैं लुईस बेस, ठीक है। तो इनको बोलते हैं लोन पेयर डोनर, यानी कि न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो देख लो, इन सब में लोन पेयर तो होता ही है प्रेजेंट ऑलरेडी, ठीक है, जैसे नेगेटिव चार्ज हो गए। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज अनायंस है बेसिकली सब आपके किस में आते हैं? न्यूक्लियोफाइल यानी कि लुईस बेस में आते हैं। तो इनकी टेंडेंसी होती है लोन पेयर डोनेट करने की, ठीक है। तो देखो अपना आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है ये। तो हमने एसिड बेस थ्योरी को बहुत डिटेल में स्टडी कर लिया, लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया, 1.25 घंटे की तरफ जा रहे हैं हम। हाँ कर देता हूँ मैं अभी, कर रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, सबको टॉपिक क्लियर हो गया आज का? चलो मिलते हैं।